Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear student to the fourth online lecture of Algebra 3. Today we will discuss the basis of row space, column space and null space of a matrix. We will see how we can find the basis of these spaces. अगर आप रिकॉल करें तो रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस हम प्रीवियसली ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। रो स्पेस क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स जो है उसकी रो स्पेस मीन के एक ऐसी सब स्पेस जो कि उसकी रो की मदद से स्पैन हो रही है। इस तरह से कॉलम स्पेस क्या है? ऐसी आपके पास सब स्पेस जो कि जो कॉलम से हम स्पैन कर रहे हैं। और ये भी हमने देखा था कि अगर आप दो मैट्रिसेस जो हैं उन पे अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन चेंज नहीं होता। तो रो ऑपरेशन है डज नॉट चेंज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस सिस्टम। और इन पर्टिकुलर अगर आपके पास सिस्टम होमोजीनियस है तो उस केस में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये होगा। ए जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और ज़ीरो जो है वो, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है इसलिए जो सोल्यूशन हमारे पास सेट है वो ज़ीरो ज़ीरो है। तो इट बट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हैव नो इफेक्ट ऑन द कॉलम ऑफ ज़ीरो। जब आप इस सिस्टम पर इसको आप कन्वर्ट करेंगे रो एचेलॉन फॉर्म में तो ये जो आपके पास सोल्यूशन सेट है इसकी ये चेंज नहीं होगा, ये ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। तो इस मीन कि हम कह सकते हैं कि जब भी आप रो ऑपरेशंस करते हैं, ये थ्योरम जो है ये हमें ये दो थ्योरम्स हमें बता रहे हैं कि जब आप रो ऑपरेशन करेंगे तो इट डज नॉट चेंज द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स की नल स्पेस भी चेंज नहीं होगी और उसकी रो स्पेस जो है वो भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब आप रो ऑपरेशन करते हैं तो कॉलम जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर कॉलम चेंज है तो इट मीन के कॉलम स्पेस जो आपने कंस्ट्रक्ट की है वो भी चेंज हो जाएगी। इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स बी जो है उसे ए की मदद से बाई परफॉर्मिंग अ रो ऑपरेशन आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरीके से कि आप -2 से, ये जो रो 1 है उससे -2 से मल्टीप्लाई करके जो सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बी आ जाएगा। अब देखें इसकी जो सेकंड रो है वो 0 0, तो ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो इनकी रो स्पेस जो है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो कॉलम स्पेस है, देखें पहले जो कॉलम था वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम 1 2 था, तो इससे जनरेट होने, इसी तरह अब बी का जो कॉलम है वो 1 0, इट मीन हमारी जो कॉलम स्पेस है वो कंसिस्ट करती है 1 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर मल्टीपल्स। लेकिन जो बी है मैट्रिक्स उसमें जो हमारे पास कॉलम स्पेस है वो 1 0 के स्केलर मल्टीपल्स है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो सेकंड कॉलम जो है मैट्रिक्स ए का वो 3 6 है और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 3 0 है। तो दोनों हमारे पास जो कॉलम स्पेस है वो डिफरेंट हो जाए। तो ये बात याद रखें कि जब भी आप रो ऑपरेशन करते हैं तो रो स्पेस जो है वो चेंज नहीं होती, इसी तरह से नल स्पेस भी चेंज नहीं होती, लेकिन जो कॉलम स्पेस है वो चेंज हो सकती है। तो ये थ्योरम हमें बताता है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है तो आप किस तरीके से उसकी रो और कॉलम स्पेस, ऑब्वियसली जो रो और कॉलम हैं उनकी मदद से आप एक सब स्पेस जनरेट करते हैं, तो उसकी जो बेसिस कैसे निकालेंगे वो थ्योरम हमें ये बता रहा है। तो क्या तरीका है कि हमने गिवन मैट्रिक्स जो है उसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इस मैट्रिक्स का नाम आर रख दिया है। आर एक ऐसा मैट्रिक्स है विच इज़ जिसको जो कि रो इक्विवेलेंट टू अ गिवन मैट्रिक्स। तो इसकी जो रो वेक्टर्स हैं विद द लीडिंग वंस, विद द लीडिंग वंस का मतलब कि नॉन ज़ीरो रो वेक्टर, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो वेक्टर है वो 1 है, तो वो बेसिस बनाएंगे। और इसी तरह से जो कॉलम वेक्टर विद द लीडिंग वन ऑफ द रो वेक्टर फॉर्म अ बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ आर। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसको रो एचेलॉन फॉर्म में बदला है, तो वो वाली रोज जिनमें लीडिंग
वन है वो आपकी बेसिस है रो स्पेस की, और वो वाले कॉलम जो कि लीडिंग वन को कंटेन कर रहे हैं वो आपके पास बेसिस है कॉलम स्पेस की। हम इस थ्योरम को इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि ये हमारे पास मैट्रिक्स आर है जो कि हमने ऑब्टेन किया है आफ्टर परफॉर्मिंग सम रो ऑपरेशन, और ये हमारे पास रो एचेलन फॉर्म है मैट्रिक्स की। तो इसमें आप देखें तो जो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो जो है ये हमारे पास, इसमें इन रोज की मदद से हमने ये तीन वेक्टर बनाए R1 R2 R3। तो ये तीनों जो वेक्टर हैं ये हमारी बेसिस हैं रो स्पेस की। और इसी तरह से कॉलम स्पेस जो है, कॉलम स्पेस वो स्पेस है जो कि कॉलम्स की मदद से स्पैन हो रही है। तो उसकी जो बेसिस कौन सी होगी कि जिस वो वाला कॉलम जिसमें अब देखें ये फर्स्ट कॉलम जो है ये लीडिंग वन को कंटेन कर रहा है, इसी तरह से ये जो सेकंड कॉलम है ये भी लीडिंग वन को कंटेन कर रहा है। उसके बाद ये थर्ड कॉलम जो है वो, ये जो फोर्थ कॉलम है ये लीडिंग वन को कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीन कॉलम है जो कि बेसिस बना रहे हैं कॉलम स्पेस की। तो हम C1 कह रहे हैं फर्स्ट कॉलम को, C2 जो है वो सेकंड कॉलम को, और C4 जो है वो फोर्थ कॉलम को। तो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये बेसिस बनाएंगे कॉलम स्पेस की। अब हाउ टू फाइंड अ बेसिस ऑफ अ रो स्पेस ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। आपके पास अगर कोई गिवन मैट्रिक्स हो तो उसका क्या तरीका है, तो उसमें फ़र्क क्या होगा कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को रो एचेलन फॉर्म में बदलेंगे और उसकी नॉन ज़ीरो रो वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस बनाएंगे, बिल्कुल जैसे अभी हमने देखा है। देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास इसमें आप देखें 4 रोज़ हैं और 5 कॉलम हैं। तो हमारी जो रो स्पेस है वो इन 4 रोज़ की मदद से स्पैन हो रही है, और हमारी जो कॉलम स्पेस है इन 5 कॉलम्स, इन 6 कॉलम्स, सॉरी 6 कॉलम्स हैं, इसमें 6 कॉलम्स की मदद से स्पैन हो रही है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने इस मैट्रिक्स को रो एचेलन फॉर्म में बदला, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसमें जो रोज हैं आपके पास जिनमें लीडिंग वन है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो ये तीनों जो है रोज की मदद से ये रो वेक्टर हमने बना लिया, ये बेसिस है। इसी तरह से कॉलम जो है वेक्टर, अब इसी तरह से हम कॉलम जो स्पेस बनती है उसकी बेसिस जो है वो फाइंड करने का तरीका देखते हैं। अभी हमने कहा था कि जब आप रो ऑपरेशन करते हैं, जैसे अभी ये एग्जांपल में आप देखें कि जैसे ही हमने इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन किए तो कॉलम जो है वो बदल जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो कॉलम है ये इनकी डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होती। मतलब कि अगर हमारे पास सपोज कि ये W1, W2 अप टू सो ऑन, WK आर लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके ये वेक्टर्स हैं और ये कोएफिशिएंट्स हैं दैट आर नॉट ऑल ज़ीरो। तो अगर हमने मैट्रिक्स ए पर रो ऑपरेशन किया है तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बना है उसमें जो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स उसके जो कॉलम वेक्टर कॉलम्स हैं उनकी मदद से ये आपने कॉलम वेक्टर्स बना। अब ये जो आपके पास कॉलम वेक्टर्स बने हैं तो ये जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और इनको आप इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं ये। और आप देखें कि इसमें जो कोएफिशिएंट है ये वही होंगे जो कि आपने मैट्रिक्स ए से फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें ये ज़रूर है कि आपके पास जब आप रो ऑपरेशन करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसके कॉलम जो है, कॉलम स्पेस जो है वो बदल जाएगी, लेकिन जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो उनके और जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं उनके कॉलम्स में रिलेशनशिप मौजूद है कि वो कॉलम, वो जो आपके पास कॉलम स्पेस बन कॉलम्स, ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो इन सी आइज पे डिपेंड कर रहे हैं।
तो आफ्टर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन जो नए आपके पास वेक्टर्स बनेंगे w1 डैश w2 डैश एंड सो ऑन wk डैश, वो भी जिन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेंगे वो वही हैं जो कि wi के थे। तो हम इससे ये थ्योरम जो है वो हम इसको समराइज करते हैं इस थ्योरम से कि अगर दो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट है तो a given set of column vector A is linearly independent if and only if the corresponding column vector of B are linearly independent। अगर A linearly independent है तो फिर B जो है उसके कॉलम वेक्टर्स जो है वो भी linearly independent है। अगर A के कॉलम वेक्टर linearly dependent है तो फिर B के कॉलम वेक्टर भी linearly dependent है। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स A जो है उसके कॉलम वेक्टर बेसिस बनाते हैं तो फिर कॉलम वेक्टर बी के जो है वो भी बेसिस बनाएंगे। अगर कॉलम वेक्टर ए के बेसिस नहीं बनाते तो फिर बी के भी कॉलम वेक्टर बेसिस नहीं बनाएंगे। हम इस थ्योरम को इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने मैट्रिक्स ए लिया है, इसमें आप देखें 6 कॉलम है, वही एग्जांपल है जो प्रीवियसली हमने स्टडी की है। और इस मैट्रिक्स को अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हमारा एम क्या है कि हम कॉलम स्पेस जो है उसकी बेसिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब देखें जो ये चीज जो मैट्रिक्स ए और आर है उसकी कॉलम स्पेस जो है वो डिफरेंट है। तो हम मैट्रिक्स ए की जो कॉलम स्पेस है उसकी बेसिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करें कि आपने पहले रो ऑपरेशन किया, मैट्रिक्स ए को रो ऑपरेशन से रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करें कि आप इसकी अब देखें कि जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम है इस मैट्रिक्स आर के कंटेन द लीडिंग वन ऑफ द रो वेक्टर। ये हमारे पास, तो ये हमने इस मैट्रिक्स आर की ये बेसिस फाइंड आउट कर ली। रिमेंबर कि हम किसी भी मैट्रिक्स की जो रो एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स हो उसकी बेसिस जो है कॉलम स्पेस की और रो स्पेस की फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने शुरू में यही सबसे पहले किया था। उसका तरीका क्या होता है कि वो वाले कॉलम ले लें, वो वाले कॉलम लें जो कि लीडिंग वन जो है उसको कंटेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो वन है ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, यहाँ पर वन जो है वो थर्ड कॉलम में आ रहा है और यहाँ पर वन जो है वो फिफ्थ कॉलम में आ रहा है। तो हमने ये तीनों कॉलम ले लिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो ये जो है ये हमारे आर की बेसिस बना रहे हैं। अगर ये आर की, अब इसी की मदद से हम ए की बेसिस फाइंड आउट करेंगे। और उसका क्या तरीका है कि द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर ऑफ ए, इसी के जो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर्स हैं वो क्या है, वन, थर्ड और फिफ्थ। तो ए के भी वन, थर्ड और फिफ्थ जो है वो बेसिस बनाए। और फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 2 2 -1। थर्ड कॉलम क्या है, 4 9 9 -4। और फिफ्थ कॉलम क्या है, 5 8 9 -5। तो इस तरीके से हम कॉलम स्पेस जो है उसकी बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसकी कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या तरीका है, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को आर रो एचेलॉन फॉर्म में बदलें और उसकी जो कॉलम स्पेस है, जो आपने मैट्रिक्स जो है रो एचेलॉन फॉर्म में बदला है जिस मैट्रिक्स को, उसकी जो कॉलम स्पेस है उसकी बेसिस फाइंड आउट करें। वो बेसिस किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि वो वाले कॉलम लें जिनमें लीडिंग वन है। अब जो आपके पास कॉलम आएंगे उन्हीं के कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम, जो ओरिजिनल आपका गिवन मैट्रिक्स है जिसके आप कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड आउट कर रहे थे, वो आप कंसीडर करें, वही जो है आपके पास बेसिस बनाएंगे गिवन मैट्रिक्स के। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो कॉलम की मदद से ये जो कॉलम वेक्टर हमें मिले हैं ये बेसिस बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास अगर गिवन सेट है आर एन का, आप उसकी जो स्पैन से, उसके स्पैन से जो सेट बन रहा है उसकी बेसिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। गिवन अ सेट ऑफ वेक्टर्स
in Rn, find a subset of these vectors that form a basis for span of S. Span of S क्या है? Set of all linear combination of the element of set S. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हम स्पैन ऑफ एस की बेसिस फाइंड आउट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो वाले वेक्टर जो कि बेसिस में नहीं है उन्हें बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब ये कैसे करेंगे, पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास वेक्टर है v1, v2, v3, v4, v5, ये 5 वेक्टर हैं। तो हम बेसिस फाइंड आउट करना चाहते हैं उस स्पेस की जो कि इन 5 वेक्टर से स्पैन हो रही है। वी वांट टू फाइंड अ सबस्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स। ये 5 वेक्टर से स्पैन होने वाली जो सबस्पेस है उसकी बेसिस फाइंड आउट करना है। तो पहला काम क्या है, और सेकंड बी पार्ट क्या है कि आप उसके बाद जैसे ही आपके पास बेसिस आपको मिल जाएगी तो इट मीन के अगर तो कुछ वो वाले एलिमेंट जो कि बेसिस में नहीं है उनको बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बनाएं, इन वेक्टर्स की मदद से ये मैट्रिक्स बनाएं। ये v1 जो है इस वेक्टर की मदद, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, इसे कॉलम वाइज लिखते हैं। ये v2 जो है ये हमारा सेकंड कॉलम है। इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके कॉलम जो है वो कॉलम वेक्टर्स, वो वेक्टर्स हैं जो कि हमें गिवन थे। हमने पहला स्टेप में इसको रो एचिलन फॉर्म में बदला और इसके जो कॉलम आए हैं उनका नाम हमने w1, w2, w3, w4 और w5 रख दिया। अभी हमने किया था कि आप बेसिस कैसे निकालते हैं कि इसके वो वाला कॉलम जो कि लीडिंग वन को कंटेन कर रहे हैं। तो w1, w2 और w4 वो वाले कॉलम्स हैं जो कि लीडिंग वन को कंटेन कर रहे हैं। तो इट मीन कि ये बेसिस बनाएंगे इस नए मैट्रिक्स की। ये जो मैट्रिक्स ये 6 में दिया गया है इसकी ये वेक्टर्स बेसिस बनाएंगे और अकॉर्डिंगली जो कॉरिस्पॉन्डिंग वेक्टर्स जो हैं इस मैट्रिक्स में वो कौन से होंगे, w1 के कॉरिस्पॉन्डिंग v1 होगा, w2 के कॉरिस्पॉन्डिंग v2 होगा और w4 के कॉरिस्पॉन्डिंग v4। फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स वो भी बेसिस बनाएंगे। तो v1, v2, v4 इज द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमने बेसिस फाइंड आउट करनी थी जो कि इस वेक्टर से स्पैन होने वाली जो सब स्पेस है उसकी हमने बेसिस फाइंड आउट करनी। तो v1, v2 एंड v4 इज द बेसिस। अब सेकंड क्वेश्चन है कि अब आपने जो रिमेनिंग वेक्टर्स हैं, आप देखें रिमेनिंग वेक्टर कौन से हैं, v3 और v5 रिमेनिंग वेक्टर्स हैं। अब आपने इनको v1, v2 और v4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि ये जो v3 है हमारे पास, so we will start by expressing w3 and w5 as linear combination of the basis vector w1, w2 and w4. The simplest way of doing this is to express w3 and w5 in term of basis vector with smaller subscripts. Accordingly, we will express w3 as a linear combination of w1 and w2 and we will express w5 as a linear combination of w1, w2 and w4. तो हम क्या कर रहे हैं कि वो वाले वेक्टर जो कि बेसिस में नहीं है, अब w3 और w5 नहीं है तो w3 को एक्सप्रेस करें उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में जो जिनका सबस्क्रिप्ट w3 ये 3 से कम है। तो वो कौन से हैं, वो w1 और w2 है। इसी तरह से w5 को उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें जिनका सबस्क्रिप्ट 5 से लेस है और वो कौन से हैं, वो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो आप देखें अगर प्रीवियस स्लाइड में हम जाएं तो ये हमारे पास w1, w2 और w4 जो है वो बेसिस थे। अब w3 जो है ये आपके पास w3 है, w3 विल बी इक्वल टू 2w1 माइनस w2। इसी तरीके से w5 जो है दिस विल बी इक्वल टू w1 प्लस w2 प्लस w4 क्योंकि बेसिस में 3 ही एलिमेंट। तो हमारे पास इस तरीके से आप उन वेक्टर्स को जो कि
जो कि बेसिस में नहीं है उनको बेसिस वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब यहीं से जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे W3 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है गिवन मैट्रिक्स में वो V3 है, then V3 will be equal to 2V1 minus V2, V5 will be equal to V1 plus V2 plus V4। ये जो प्रोसेस है ये हमने यहाँ पर ये स्टेट किया है कि किस तरीके से ये स्टेप सारे लिख दिए हैं कि अगर आप बेसिस फाइंड आउट करना चाहते हैं स्पेस की जो कि स्पैन बाय सम सेट ऑफ वेक्टर, उसको ये अगर आपके पास सेट एस है उसमें ये V1 V2 Vk आपके पास वेक्टर्स हैं, तो इस स्पेस इस सेट से स्पैन होने वाली जो आपके पास वेक्टर सब स्पेस है उसकी बेसिस को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि स्टेप 1 में आप मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करें। मैट्रिक्स ए कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? गिवन वेक्टर से। तो जो गिवन वेक्टर्स हैं वो इस मैट्रिक्स ए के कॉलम्स हैं। इसी तरह से स्टेप 2 क्या है, इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में बदले। स्टेप 3 क्या है कि आप उसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनका नाम रख दें W1 W2 अप टू सो ऑन Wk। उसके बाद आइडेंटिफाई करें स्टेप 4 में वो वाले कॉलम जिनमें लीडिंग 1 है, तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर ऑफ ए होंगे वो आपकी बेसिस बनाएंगे स्पैन ऑफ एस की। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो रिमेनिंग वेक्टर्स हैं जो कि बेसिस में नहीं है उनको बेसिस वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में कैसे लिखें, तो वो क्या है कि obtain a set of dependency equation for the column vector of wi's of r by successive expressing each wi that does not contain a leading one of r as a linear combination of predecessors that do। वही जो मैं पहले बता चुका कि आप क्या करें कि जो आपके पास रिमेनिंग वेक्टर हैं उनसे जो वो आप देखें अगर आपके पास W5 है अब, तो उससे लेस सबस्क्रिप्ट के जितने भी वेक्टर आपके बेसिस में है उनके लीनियर कम्बिनेशन में आपने लिख दें। और इसी तरह से इस तरीके से और आखिर में जब आपके पास WI आ जाएं तो उन WI को VI से रिप्लेस कर दें। आपके पास जो नॉन बेसिस वेक्टर हैं उन्हें आप बेसिस वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख देंगे। अभी होमवर्क है, आप एक्सरसाइज 4.7 जो हार्वर्ड एंटन की बुक है उससे ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है 9, 10, 11 और 13।